जय गुरुदेव। वास्तु के इस पॉडकास्ट में मैं सभी श्रोतागण का स्वागत करती हूँ और हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर शिव प्रसाद वर्मा सर का भी स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने लोकेलिटी को डिस्कस किया, काफ़ी विस्तार से आपने लोकेलिटी को समझाया सर। पहले मैं उसका धन्यवाद देती हूँ आपको। जी। और जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी फर्स्ट एपिसोड में, तो मैंने प्लॉट के चयन की बात चल रही थी। और प्लॉट के चयन में हमने सबसे पहले देखा था कि जब हम लैंड सिलेक्ट करते हैं या जब हम बना बनाया घर लेते हैं तो हम उसमें लोकेलिटी का ध्यान रखते हैं, इसलिए हमने लोकेलिटी को डिस्कस किया जी। अब। और उसमें आपने जब समझाया था मुझे, तो आपने दूसरा मुझे पॉइंट कहा था प्लॉट या घर पसंद करते समय की मुख्य दिशा, बिल्कुल, ओरिएंटेशन। बिल्कुल, ओरिएंटेशन का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य दिशा में घर हो। जी। तो सर, आप आज के समय में ये जानते हैं कि सभी सोशल मीडिया पे हैं। जी। मतलब व्यक्ति सभी जानते हैं कि जो 4 दिशाएं रहती हैं उसमें से नॉर्थ फेसिंग घर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। बराबर। ईस्ट फेसिंग भी ऑफ कोर्स। ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी लोग ले लेते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग घर कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि सर, नॉर्थ फेसिंग यदि घर नहीं मिले तो क्या ईस्ट मतलब साउथ फेसिंग घर मिलता है तो क्या लोगों को लेना चाहिए साउथ फेसिंग घर? बिल्कुल ले सकते हैं। आप प्लीज विस्तार में समझाइए, है ना। बिल्कुल। इसमें भ्रांति कई बार जो आती है कि यदि टाउन प्लानिंग पहले तो यदि प्रॉपर बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट रोड होंगे, कॉलोनी यदि कटी है उसके रोड्स ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ होंगे, तो उसमें नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग मकान अपने को मिल पाएंगे और ये शुभ है, ये ओरिएंटेशन शुभ है। सावधानी इसमें रखना चाहिए क्योंकि भ्रांति जो प्रचलित हुई उसके पीछे मूल कारण ये रहा होगा, ऐसा हमें लगता है कि जो नॉर्थ फेसिंग घर बनाते हैं तो जो पद विन्यास आप समझते ही हैं कि उसमें अपने को जो मुख्य द्वार मिलता है रोड साइड में, वो मुख्य बल्लाट सोम 3 पद मिलते हैं। लेकिन साउथ फेसिंग में हमको सावधानी रखना होती है क्योंकि जो मुख्य द्वार है उसके लिए हमको एक ही पद मिला, ग्रह क्षत, तो शायद उस कारण से ये भ्रांति आ गई होगी। ईस्ट वेस्ट फेसिंग में भी 2-2 पद मिल जाते हैं, जयंत का है, महेंद्र का है, पुष्पदंत है, वरुण है पश्चिम में, तो इस प्रकार से तो ये भ्रांति आ गई होगी। बाकी मुख्य दिशा का प्लॉट सामान्य रूप से अपन शुभ मानते हैं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे साइट सिलेक्शन की बात पिछले उसमें अपन ने की थी पोस्टकार्ड्स में, तो जो मूल ग्रंथ हैं उसमें इस विस्तार से वर्णन है। उसमें आपका जो विश्वकर्म प्रकाश है उसमें सबसे ज़्यादा वर्णन अपने को साइट सिलेक्शन का मिलता है। अभी अपन ओरिएंटेशन पे ही फोकस हैं, तो मुख्य दिशा में होना चाहिए, वो ले सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रेफरेंस की दृष्टि से हो सकता है नॉर्थ फेसिंग प्रेफर करें, लेकिन अन्य दिशाओं का भी जो फेसिंग प्लॉट है उसको लेना चाहिए। सर, मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मेरा घर जो है वो भी नॉर्थ फेसिंग है जी। और जो मैं मतलब लोग जो सोच रख रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उस चीज को सही मानती हूँ जी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि यदि नॉर्थ फेसिंग घर है तो व्यक्ति का मतलब जो प्लॉट साइज रहेगा उसमें कहीं ना कहीं अच्छी दिशा का पद, मतलब अच्छी दिशा में द्वार का पद व्यक्ति को मिल जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो घर उसको प्रोग्रेस देता है, मतलब जो हम पढ़ते हैं वास्तु में। और यहीं जब साउथ फेसिंग की बात करें तो प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि ग्रह क्षत का पद सबको मिले, जो कि शुभ होता है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे केस में सर, जब उसको द्वार भी शुभ पद में नहीं मिल रहा है साउथ फेसिंग में घर लेने के बाद, तो व्यक्ति क्या करेगा? देखो, उसमें पहले तो ये समझो कि द्वार के कुछ बाक्स दे सकते हो, नंबर दे सकते हो। जब वास्तु को होलिस्टिक उसमें पूरे अप्रोच में देखेंगे तो मान लो 100 नंबर यानी शुभ वास्तु होता है, तो उसमें द्वार के कुछ मार्क्स होते हैं, 5-10 जो भी अपन देना चाहें, तो उतने मार्क्स मान लो कम हो गए तो द्वार के लिए शुभ चिन्हों का प्रयोग करे, अष्टमंगल लगाए, मंजूषा स्थापित करे, गोल्ड स्थापित करे, यदि शुभ पद में द्वार न दे सकता हो तब, और उतने मार्क्स फिर उसमें कम हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं रहता। देखो, एक और भारत के संबंध में यदि अपन कहना चाहें तो जैसे जो नॉर्थ फेसिंग घर है उसमें ठंड में धूप नहीं आती है फ्रंट साइड में, क्योंकि सूर्य जो है वो साउथ ईस्ट में उदय होता है, साउथ वेस्ट में अस्त हो जाता है, और गर्मी में पूरी धूप आती है उस मकान में। जबकि जो साउथ फेसिंग जो घर बनाते हैं उसमें ठंड के दिनों में अच्छी धूप आती है फ्रंट में, और
गर्मी के दिनों में जो है वो सनलाइट बिल्कुल उतना नहीं सही आता बोल है। रहे हो। तो मेरे ऐसा मेरे एकदम भी से सामने वाला जो घर है वहां बहुत अच्छी जी धूप आती है। जी कई जी बार जी तो जी बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि साउथ में ही घर होना बिल्कुल शुभ है। बिल्कुल 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 अच्छा माना जाता है इस जी हिसाब जी से, जी बिल्कुल ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट जो है वो मतलब वो भी अच्छे वो भी वो तो अच्छे शुभ होते ही हैं। जी जी और जब जैसे साउथ फेसिंग घर में यदि मुख्य द्वार शुभ पद में नहीं भी आए तो हमने बिल्कुल रेमेडी कर ली। बिल्कुल बिल्कुल उसके अलावा जो सर बाकी सिम्टम्स हैं नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग साउथ फेसिंग घर में मिलते हैं। सिम्टम्स यानी क्या? मतलब जैसे अच्छे प्रभाव माने जाते हैं हाँ नॉर्थ हाँ फेसिंग साउथ घर फेसिंग में, तो साउथ बिल्कुल फेसिंग घर बिल्कुल भी बिल्कुल उतना ही मतलब बिल्कुल अच्छा प्लानिंग माना अच्छे गया से है करेंगे अपन, प्लानिंग की अन्य बातों का भी ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल। सर मतलब जैसे अभी तो ये मुख्य दिशा की बात हुई, जी तो मैंने ये समझा कि साउथ फेसिंग घर भी शुभ है। जी लेकिन जब हम आप वी दिशा की बात कर रहे हैं, जैसे कई जगह क्या रोड ही पूरे तिरछे जा बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पर यदि घर वी दिशा में है तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गया, साउथ ईस्ट में हो गया या साउथ वेस्ट में हो गया, तो व्यक्ति को उसमें क्या थोड़ा करना सा चाहिए? मुश्किल हो जाता है। देखो, केवल वो उतना सा नहीं है कि द्वार की स्थिति शुभ नहीं मिली। जैसे सोते समय सिरहाना अपन कहते हैं पूर्व में रखना चाहिए, दक्षिण में रखना चाहिए, और ऐसे जो दिग्मूढ़ प्लाट हैं या वी दिशा के प्लॉट हैं उनमें इस तरीके से सिरहाना रखना भी थोड़ा संभव नहीं होता है, फेस भी संभव नहीं होता है। तो उसके मार्क्स तो थोड़े नेगेटिव जाते ही हैं। हम उसको चार्ज कर सकते हैं, अन्य गुणों को विकसित कर सकते हैं, वेल वेंटिलेटेड रख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, गोल्ड इत्यादि लगा सकते हैं और अन्य तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। पर जब तक टाउन प्लानिंग या कॉलोनी उस हिसाब से नहीं बनेगी कि रोड नॉर्थ साउथ हो, ईस्ट वेस्ट हो, तब तक इस प्रकार का दोष का निराकरण संभव नहीं। उतने पॉइंट्स तो नेगेटिव जाएंगे। क्योंकि वी कई दिशा बार क्लाइंट डिस्कस करते हैं वी दिशा का ही घर है उनके यहाँ, जी मतलब उस एरिया में कहीं पॉसिबल ही नहीं जी मुख्य जी दिशा जी का घर लेना। तो व्यक्ति तो नेचुरली बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अब इस कंडीशन में मैं क्या करूं। मैंने अन्य बहुत चीज़ों सर्च को किया। पॉजिटिव करें। वास्तु के बिल्कुल जो अन्य पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनको ले, वेल वेंटिलेशन रखे, कलर स्कीम रखे, बिल्कुल। धूप ध्यान आदि करे, उसको सकारात्मक ऊर्जा तो से फिर आवेशित पॉजिटिव करे। रिजल्ट मिलेगा हाँ उसे। मिलेंगे मिलेंगे। द्वार का तो नहीं मिल पाएगा, ओरिएंटेशन का नहीं मिल पाएगा। जैसे 100 में से 100 नंबर मिलना वास्तु के हिसाब से थोड़ा मुश्किल भी रहता है, तो अन्य जो पक्ष हैं उसको मजबूत करना चाहिए। सर वी दिशा में लेकिन एक चीज ये भी पॉसिबल हो सकती है कि अगर शुभ पद में द्वार आ जाए तो हाँ वो दे तो दें, शुभ, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो शुभ पॉजिटिव पद में रिजल्ट द्वार मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल द्वार के पॉजिटिव रिजल्ट जी। जी। सर मैंने विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ जो आपने लिखी है मैंने उसका भी अध्ययन किया है, तो उसमें वर्णों के अनुसार भूमि बताई गई, भूमि के रंग बताए गए हैं, गंध बताई गई है, स्वाद बताया गया है ना। जी तो मतलब उसके बारे में मैं समझना चाहूंगी कि आज के समय में हम उसको कैसे कोरिलेट करेंगे। विश्वकर्मा प्रकाश जो ग्रंथ है, अब ऐसा मानते हैं कि विश्वकर्मा जी ने लिखा है। अपन ने तो उसकी केवल कमेंट्री की है, ये ग्रंथ अपन ने नहीं लिखा। ये ग्रंथ तो बहुत पुराना है, वो तो इतिहासकार बताएंगे कितना पुराना है, पर इसको काफ़ी प्राचीन मानते हैं। और किसी समय इसको विश्वकर्मा तंत्र के नाम से भी ये प्रसिद्ध था। तो आपका सवाल क्या, भूमि के रंग गंध के माध्यम वर्ण से, के अनुसार, वर्ण जैसे के वर्ण अनुसार, दिए हुए हाँ, 4 हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग में समझना चाहूंगी। वर्ण जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रोफेशन पर आधारित है, कि जिसका जो प्रोफेशन है, जैसे अध्ययन है, अध्यापन है, मनन है, चिंतन है, दान लेना देना, परोपकार करना, इस प्रकार के जो, ये टीचिंग समझ लो सरल शब्दों में, टीचिंग है जो इस प्रकार की प्रोफेशन से, उसको इंटेलेक्ट कहा है शास्त्रों में। और जो प्रशासन का कार्य करते हैं, जो एडमिन का कार्य करते हैं, जो कहीं नियंत्रण करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो जिले का प्रमुख हो, चाहे राष्ट्र का प्रमुख हो, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहा है। इसी प्रकार जो व्यापार व्यवसाय में लगे हुए उनको बिजनेसमैन कहा है। और जो चतुर्थ श्रेणी कह लो, 4th क्लास के पीपल कह लो, उनको सर्वेंट्स की कैटेगरी में डाला है। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की मतलब है। वैश्य को मैं हाँ। समझूं कि क्लर्क वाली उसके वो लिए, बिजनेसमैन, और है ना? बिजनेसमैन वैश्य यानी बिजनेसमैन, नहीं हाँ, मतलब और शूद्र यानी जो क्लर्क चपरासी वगैरह। इत्यादि जो होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल 4th कैटेगरी के जो आज के समय में होते हैं, उनको कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग साइट सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसा डिस्क्रिप्शन शास्त्र में मिलता है। लेकिन आप जो रंग की बात कर रहे हैं, वो मिट्टी के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताएं, जो प्रॉपर्टीज़ बताई है मिट्टी की,
कि जैसे मान लो सफ़ेद कलर की मिट्टी बताई, शायद आपका ऐसे ही कुछ प्रश्न था। नहीं, मेरा उसको लेके ही अभी था, केवल शायद वर्ण को बोलने लेके। में थोड़ा सा हो गया वर्ण होगा। को लेके है। वर्ण को लेके कि वर्ण की दिशा के अनुसार बताया गया है कि कौन सा घर किसके लिए अच्छा बताया अब गया वो है। तो एक वो ही आज घर के में समय सभी में एक ही घर में सभी वर्ण के लोग रहते हैं ना। एक भाई बिल्कुल। मान लो 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, हम्म, 6 भाई तो खैर आजकल क्या होंगे, पर मान लो 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो अलग अलग प्रोफेशन के हो सकते हैं। एक टीचर हो सकता है, एक अपना बिजनेस रन कर बिल्कुल। सकता है। तो एक ही घर में अलग अलग लोग रह सकते हैं। उस तरह से अब आजकल समय में नहीं देखेंगे। अच्छा, जी नहीं दिखेंगे जी उसको। जी, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। बिल्कुल। तो सर ये तो मतलब है ना, ओरिएंटेशन तो अब मुझे क्लियर हो चुका जी है, और जी शायद सुनने वाले जो मतलब श्रोतागण हैं उन्हें भी क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से साइट सिलेक्शन करते समय ओरिएंटेशन देखना चाहिए। और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है आप सभी को। आप साउथ फेसिंग घर भी ले सकते हैं, वो शुभ है। और वी दिशा में भी घर आता है तो उसके भी उपाय होते हैं। हाँ, पर सामान्य रूप से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। यदि अपने पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हों तो तो ताकि टाउन प्लानिंग भी उस प्रकार से हो। बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना सर। अब है ना थर्ड पॉइंट जो अपना इस चीज को लेके है, साइट सिलेक्शन को लेकर, तो उसमें आपने उर्वरकता के लिए कहा था कि लैंड फर्टाइल होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, तो मैं उसको समझना चाहूंगी कि किस प्रकार से देखेंगे कि लैंड फर्टाइल हो। जैसे भूमि पर यदि वो उपजाऊ है, सभी प्रकार की उस पर वनस्पतियाँ उग सकती हो, तो फर्टाइल लैंड पर जो व्यक्ति रहेगा वो ग्रोथ करेगा। और जो लैंड में जैसे पहले के समय में तो क्या करते थे, उस पर धान्य आदि बो देते थे। जैसे अभी देखोगे कि नवरात्रि में भी ज्वारे आदि बोए जाते हैं 9 दिन, और फिर उसको देखा जाता है जो ज्वारे अच्छे हो गए तो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा रहा, तो ये समृद्धि उसको रिप्रेजेंट समृद्धि का करेगा। प्रतीक माना तो जाता इसी है। प्रकार वो जितनी भूमि पर घर बनाना हो या जो लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उस पर ऐसे धान्य को 7 धान होते हैं उसमें बोते थे, कुछ अनाज समझ लो कि उनको बोते थे। सर तो ये परचेस करने के पहले परचेस करने के करेंगे पहले की बात, अपन, पहले मतलब परचेस करने के पहले पॉसिबल है तब उस पे टेस्ट उस आज के समय मान लो भूमि बहुत अधिक उपलब्ध थी, उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी, पर वो लैंड फर्टाइल है ये पता लग जाता है। अच्छा। तो उसको धान्य को बो के यदि वो जल्दी उगते हैं, 3 दिन में उगते आते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो उसको बहुत शुभ मानते हैं। तो ये फर्टिलिटी जो है वो कई तरीके से टेस्ट करते हैं। शेप का भी बड़ा महत्व है इसमें। जब साइट सिलेक्शन करते हैं तो लोकेलिटी देखेंगे, उसमें ओरिएंटेशन देखेंगे, उसमें फर्टिलिटी देखेंगे, शेप्स देखेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो सर एक ही टेस्ट किया जाता है, मतलब बिना ये फर्टिलिटी टेस्ट, मतलब जो उर्वरकता क्षमता के लिए टेस्ट किया गया है बस वही टेस्ट किया जाता है कि और भी कुछ देखना चाहिए इसी में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक में तो 2-3 चीज़ें धान्य को बो देते हैं, हाँ। और दूसरे में सप्त धान्य को बोते हैं। अच्छा। जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन, इस तरह की ऑयल वगैरह है। तो 7 तरह के धान्य बोते हैं, अर्थात वो सबके लिए शुभ है। अदरवाइज वो 3 धान्य बो के भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अपन लोग ज्वारे गेहूँ वगैरह बो के टेस्ट करते हैं, तो 5-7 तरह के धान बो के भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो टेस्ट करना है वो उर्वरकता क्षमता को देखने के लिए टेस्ट करना है, उसके अलावा भी कोई टेस्ट किया जाता है लैंड लेने से टेस्ट पहले? तो होता है 5 तरह के 7 तरह के टेस्ट बताएं। उसमें डेंसिटी टेस्ट है, उसमें मॉइस्चर टेस्ट है, उसमें फर्टिलिटी टेस्ट है, उसमें एयर फ्लो टेस्ट है, उसमें रेडिएशन टेस्ट है। ऐसे 5 तरह के तो आज टेस्ट के समय में वो किया जाता है? हाँ, वो कर सकते हैं। देखो एयर फ्लो तो इसलिए दिख जाता है कि आसपास यदि हाई राइज बिल्डिंग नहीं है तो एयर फ्लो प्रॉपर होगा, इसको अपन मान लेते हैं। रेडिएशन टेस्ट अभी लोग नहीं करते हैं, पर वहाँ साथ में उस समय बताते थे कि अलग अलग तरह के फूल रखते हैं, तो जैसा वो रेडिएशन आता है वैसी वो लैंड है। और उसके अलावा डेंस है कि नहीं है वो भी पता चलता है। जहाँ रेत अधिक होती है वो वहाँ ज़्यादा गहराई तक जाकर फाउंडेशन रखना पड़ता है। अदरवाइज जहाँ पथरीली ज़मीन है वहाँ कम गहराई पर खोदने की वो आवश्यकता नहीं रहती, तो फाउंडेशन जल्दी करना पड़ता है। तो आजकल सिविल इंजीनियरिंग में तो करते हैं सामान्य रूप से। अलग अलग जगह वो फिर जो नींव खोदते हैं, जिसको खुदाई करते हैं, तो डोबरा जो है वो सॉलिड फाउंडेशन तक, उसको कंकड़ तक लेके तो जाते सर हैं। जैसे अगर किसी ने लैंड ऑलरेडी परचेज की हुई है या उसकी पेरेंटल रखी हुई है, काफी समय पहले उसने खरीदी है व्यक्ति ने, और वहां पर जैसे हाई रेज बिल्डिंग है ना, जैसे आपने कहा एयर फ्लो टेस्ट भी देखा जाता है, तो वहां पे बन चुकी हैं ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तब व्यक्ति क्या करेगा? तो फिर उसमें एयर फ्लो थोड़ा कम आएगा, हवा का संचरण कम होगा। तो उसको आर्टिफिशियल रूप से जो भी कुछ वो सुविधा, एग्जॉस्ट वगैरह लगाता हो, एसी लगा सकता हो, तो लगाना चाहिए। मतलब घर में तो हवा आना ही चाहिए, ताज़ी हवा तो आना ही चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जहाँ
आजकल तो समृद्धि थोड़ी बढ़ रही है तो लोग एयर कंडीशनर का भी उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो फ्रेश एयर आना चाहिए। और जो ये उर्वरकता क्षमता के लिए आपने कहा, जैसे लैंड है तो वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, यदि है ना, अच्छी नहीं है लैंड, मैं ये मानूं कि मेरे पास रखी हुई है और उस पे ही मुझे घर बनाना है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसका कुछ पॉजिटिव मतलब है कि उसके लिए कर सकती ठीक है, हूँ? उसको फर्टाइल बनाना पड़ता है, जैसे गोबर इत्यादि जो है वो हाँ। उसका उसको सींचना पड़ता है, उतनी मिट्टी बदलना पड़ सकती है अपने को। अच्छा। क्योंकि पुरुष भर की मिट्टी यानी 7 फीट की गहराई करके वो हम लैंड को यदि बदल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पर देखो ये सब जगह फिजिबल नहीं है। जैसे रेगिस्तान का एरिया है तो वहाँ वो स्कैरसिटी चीज़ों की रहेगी। अच्छा। इसी प्रकार पथरीली ज़मीन है तो वहाँ भी जो उसकी प्रॉब्लम्स रहते हैं, अपन वो उतना मिट्टी खोदना 7 फीट तक का पूरा पत्थर निकालना वो प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है। नहीं, मैं तो मिनिमम जैसे आज आप इतनी कंसल्टेंसी करते हैं तो मैं नेचुरली आपको मतलब उस फील्ड का काफ़ी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं उस एक्सपीरियंस के उस पर आधार पर ये चाहती हूँ कि कम से कम रेमेडीज़ के अनुसार, और जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं उनको भी उस चीज़ का समाधान मिले बस। राजस्थान में भी लोग रहते हैं, पथरीली बिल्कुल। ज़मीन पे भी लोग रहते हैं और उस प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे मान लो राजस्थान में जल की स्कैरसिटी कमी है तो वो या तो अपने घरों में उसको इकट्ठा करने का प्रोविज़न रखते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कमी है उसको रीयूज़ करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, और दूर से लाना पड़ता है तो उसकी उपयोगिता, उसका महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो समस्या तो रहती है। तो फर्टाइल लैंड के भी संबंध में उनको हर चीज़ का महत्व पता है। जहाँ लैंड फर्टाइल नहीं है, स्कैरसिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ों का सदुपयोग करना जानते हैं, है ना। तो वो चीज़ रहती है, थोड़ी मोटी फर्टिलिटी कम हो तो गोबर इत्यादि करके अपन उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैंने जैसे विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में शायद से हाँ लैंड को पॉजिटिवली चार्ज करने सर्वौषधि से सींचते हैं उसको, गोबर से, गौमूत्र से उसको सींचा जाता है ताकि उसकी उर्वरता बढ़ती है। बिल्कुल। सर ओरिएंटेशन में जैसे मतलब सॉरी ना, उर्वरकता क्षमता हमने देखी, मतलब जब हमने लैंड देखी, हम परचेस करने से पहले तो हमने उर्वरकता भी देखी कि उस लैंड की उर्वरकता कितनी अच्छी है। यदि अच्छी है, वायु संचरण अच्छा है यानी वेंटिलेशन वहाँ अच्छा है, हाई रेज बिल्डिंग नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर एयर फ्लो अच्छा होगा तो वेंटिलेशन भी अच्छा मिलेगा, है ना, आपके कहने का जो तात्पर्य है। सर एयर फ्लो से रिलेटेड मेरा एक और प्रश्न है कि आज के समय में मतलब जो घर बनने लगे हैं, जैसे किसी का प्लॉट भी है वो घर बनाता है व्यक्ति, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़मीन उसको व्यक्ति कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहा है। एमओएस यानी जिसको अब मार्जिनल ओपन स्पेस कहा जाता है, व्यक्ति छोड़ने के फेवर में नहीं है। जैसे ग्रंथों में तो बताया गया है कि मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान भी खुला छोड़ा जाना चाहिए, एमओएस भी दी जानी चाहिए ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जितना मैंने समझा वास्तु को। तो सर उसके बारे में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हाई रेज बिल्डिंग बनी हुई हो और व्यक्ति एमओएस छोड़े, या अपने एमओएस छोड़ने के बाद उसके घर में वेंटिलेशन तब तो अच्छा हो ही सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना कि उसको एमओएस छोड़ना चाहिए, मार्जिनल ओपन स्पेस देना चाहिए। छोड़ने ये बायोलॉजी ऐसे हैं कि जैसे मान लो कोई प्लॉट साइज है 40x60 का है तो उसमें बिल्टअप 50% ही मिलता है। तो जो म्यूनिसिपल बायलॉज जो कारपोरेशन बनाती है वो भी इसी प्रकार से बनाती है कि पूरे घर वेल वेंटिलेटेड रहे, सब कमरों में हवा है। वास्तु भी वही कहता है, उसका भी एमओएस उतना ही मिलता है कि जो बाहर की वीथियाँ होती है, पैसाच वीथी छोड़ दो, ब्रह्मा वीथी छोड़ दो और मनुष्य देववीथी में घर बना, वो बिल्कुल वेंटिलेशन तो रखना चाहिए। बिल्कुल। तो सर अभी अपन ने जैसे वेंटिलेशन और इसको देखा, अब जो हमारा जो मेन पॉइंट है, जैसे आपने अभी आकार के लिए भी कहा कि आकार भी शुभ होना चाहिए, तो आकार का क्या रोल होता है जब प्लॉट परचेस कर रहे हैं? तो बहुत बड़ा रोल है आकार का। हाँ, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर आँख से अपने को आकार दिखता है। बिल्कुल। तो आकार का बहुत बड़ा रोल है। पूरा यदि टाउन शुभ आकार में बना दिया तो टाउन में जितने लोग रहेंगे सबको वो पॉजिटिव प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे शास्त्र में जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो कहते हैं कि जो वर्गाकार भूमि है, स्क्वायर प्लॉट है, कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, वो सबसे शुभ है। तो यदि स्क्वायर मिलता है, रेक्टेंगुलर मिलता है, 1:2 के रेशियो से कम में मिलता है, तो ऐसे अलग अलग आकार हैं और सारे आकारों के गुण हैं।
इसको सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में बहुत विस्तार से बताया है। अपन एक आध शेप मान लो देख लो कि स्क्वायर यदि बिल्डिंग है तो उसको बहुत शुभ बताया है। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति कराती है। तो कीपिंग अदर पिरामिडल कांस्टेंट, तो ये स्क्वायर शेप शुभ है, ऐसे रेक्टेंगल शुभ है, ऐसे शुभ आकारों का डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है। पर यदि नहीं मिलती है शुभ आकार की भूमि, जैसे आजकल कई तो मान लो भूमि ना भी हाँ। मिले तो आप बिल्टअप ऐसा बना सकते हैं, वो तो अपने हाथ में है। यदि रेक्टेंगल तो कर ही सकते हैं। प्लॉट यदि रेगुलर शेप का है, जैसा शायद आप ये कहना चाह रही बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि आकार उसका रेगुलर नहीं है प्लॉट का, तो जो बिल्टअप है उसका आकार अपन ठीक करो, जो अंदर कमरे बनाएंगे उनके प्रोपोर्शंस ठीक पर करो। सर इसमें दो नुकसान हो, एक नुकसान ये होता है कि जो लैंड है ना, पहली बात तो प्लॉट है, तो प्लॉट की शेप का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा मुझे। मिलेगा, पूरा मिलेगा, पूरा है ना। मिलेगा। सेकंड चीज ये कि जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया तो मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप पे यदि मैं चली जी, गई जी। तो उसके कारण मेरी जमीन काफी वेस्ट चली जाएगी। वो जो एमओएस में छोड़ सकते हैं ना, काफ़ी कुछ हिस्सा रेगुलराइज कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यदि बहुत बड़ी लैंड है तो। कैसे मतलब जैसे मान लो आपकी 1 एकड़ की लैंड है, वो हाँ। रेगुलर शेप की है, और आपको मान लो कुछ 1000 स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फीट बनाना है, तो आपने दिशाओं के साथ अलाइन करके उसको बना लिया। अच्छा। और बाकी जो जमीन है उसमें छोटे छोटे कमरे अलग अलग निकाल लिए अदर एक्टिविटीज के लिए। और यदि जैसे छोटा ही प्लॉट है और वो तो इरेगुलर है तो जब छोटा प्लॉट है मतलब वेस्टेज कम होगा। हाँ। तो जब आप उसमें रेक्टेंगल बनाएंगे तो वेस्टेज कम होगा प्रोपोर्शनेटली, उतना नहीं अच्छा। होगा। वो एमओएस में छोड़ सकते हैं, एक तरफ एमओएस थोड़ा कम होगा, दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। पर शेप तो रेगुलर रखना चाहिए, रेगुलर रखना तो चाहिए। प्लॉट का जो इरेगुलर शेप का मुझे दोष मिल रहा है ना, आपने यही कहा कि उसका तो इफेक्ट मिलेगा ही सही, तो मुझे उसका अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा है ना। जी जी। तो इरेगुलर शेप का अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता, मतलब उससे क्या होता है पहले मैं ये वो दिशाओं के हिसाब से होता है। जैसे मान लो कोई भूमि नॉर्थ ईस्ट में बड़ी है तो उसका दोष अलग है, साउथ ईस्ट में बड़ी है तो उसका अलग है, अच्छा। साउथ वेस्ट में कम है या ज़्यादा है तो उसका अलग है। तो अलग अलग दिशाओं के इफेक्ट अलग अलग है। अच्छा। हाँ, यदि आप उसको जनरलाइज कहेंगे तो कहेंगे अशुभ होता है, लेकिन जैसे साउथ ईस्ट है हाँ। तो उसके अपने गुण हैं। जब आप दिशाओं पे प्रश्न करेंगे बिल्कुल। तो उनके गुणों को देखेंगे तो उन गुणों में कमी हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे मान लो शायद आप ये जानना चाह रही हो कि जैसे प्लॉट बड़ा है, मतलब 100 नंबर अपन ने प्लॉट को दिए, हाँ। और आपने बिल्टअप उसमें मान लो 80% लिया, 70% लिया, तो आपने 70% तो ठीक कर लिया ना। बिल्कुल। बाकी जो 30% बड़ा, तो वो जो नेगेटिव रिजल्ट था वो 30% ही रहा, जो 100% था पूरे तो प्लॉट का। उसको भी ठीक करने का कोई उपाय होता है हाँ, क्या? जैसे कॉर्नर्स वगैरह को चार्ज करते हैं, उसमें उस दिशा का रत्न लगाते हैं, कई बार गोल्ड लगाते हैं, कई बार। कैसे, मतलब थोड़ा सा प्लीज डिटेल में समझाइए। जैसे मान लो कोई एक शेप इरेगुलर है, एक हाँ। कोना कोई जैसे स्क्वायर की जगह वो एक कोना तिरछा हो गया, ठीक है। तो कभी भी एक कोना तिरछा नहीं होता है, वो अपने साथ के 2 कोने और तिरछे करता है। मतलब बिल्कुल। टोटल उसमें 3 कॉर्नर अपने गड़बड़ हो गए। तो जो 3 कॉर्नर गड़बड़ हुए वो जिस दिशा के हैं उस दिशा का जो ग्रह होता है उसका रत्न वहाँ लगाया जाता है। अच्छा। एक कंटेनर लेके उसमें उस रत्न को रख के लगाते हैं। इसके अलावा सामान्य रूप से जो प्रयोग में लाते हैं, अब यहाँ रेमेडीज का ऐसा प्रोपोगंडा ना समझा जाए उसको, बिल्कुल पर सर, जो बिल्कुल। लेके आते हैं उसमें सर्वौषधि है, आपका रत्न इत्यादि है, मरकरी है, सोना है, उसको उस दिशा के कॉर्नर पर वो लगाया जाता है। बिल्कुल। तो ये सामान्य रूप से ये प्रैक्टिकली प्रयोग में लाते हैं। तो ये तीनों कॉर्नर पे करेक्शन कराया तो जाता है। इफेक्ट्स मतलब इसके उसके अलावा कम मिलेंगे? एक थोड़ा सा ध्यान में और आ रहा है कि कई बार कॉपर वायर से भी सीधा करते हैं शेप। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो इरेगुलर शेप है उतना हिस्सा कॉपर वायर से ज़मीन के अंदर डाल के, जैसे करीब करीब 3 mm 4 mm का कॉपर वायर लिया, उसको ज़मीन के नीचे 8 इंच 10 इंच कर देते हैं। इसका उल्लेख शास्त्र में नहीं मिलता है, पर प्रायोगिक रूप से अपन लोग करते रहते हैं। कॉपर वायर की जगह क्या मैं ब्रास की वायर यूज हाँ, करते ब्रास और हैं कॉपर कुछ? लगभग कर सकते हैं, कर कर सकते हैं, सकते है ना? हैं। और रत्न लगा सकते और हैं रत्न दिशा लगा के सकते अनुसार। कॉर्नर। तो वो जो मतलब जो बुरे इफेक्ट मुझे मिल रहे होंगे उसको वो कम हो समाप्त जाएंगे? करने की बजाय अपन ये कहेंगे अपन पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। ओके। अपन इस तरह की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं बिल्कुल। कि जो नेगेटिव है वो तो है, पर शेप में तो ये यूज़ करते हैं, स्लोप में यूज़ करते हैं इस रेमेडीज़ को, बिल्कुल। लेकिन बदबू से ये रेमेडी काम नहीं बिल्कुल, करेगी, है ना। जी जी। सर बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने इस चीज़ को, शेप्स को लेके। तो क्योंकि क्या आजकल क्या हो रही है, मुझे एक प्रश्न और याद आ रहा है इस चीज़ से लेकर कि मतलब मेरे सामने कई बार है ना, मतलब जो लोगों के घर रहते हैं आज के टाइम में क्या होने लगा है, लोगों का जैसे बड़ा प्लॉट रहता है किसी का, तो यदि बड़ा प्लॉट है
तो उसको व्यक्ति ना 3 भागों में डिवाइड कर देता है ना। जैसे समझिए यदि वो ना 100 बाय 100 का है प्लॉट, तो व्यक्ति क्या करेगा कि उसको 25-25 फीट में लंबा प्लॉट, मतलब दंडाकार शेप में 4 में डिवाइड कर दिया व्यक्ति ने, और 4 लोगों ने मिलकर उसे परचेज कर लिया। तो सर उसके इफेक्ट भी कुछ रहते हैं ऐसे शेप के क्या? देखो 100 बाय 100 तो ठीक था, हाँ लेकिन अब 4 लोगों ने लिया तो 25 बाय 100 हो गया, तो 1:4 हो गया। बिल्कुल। तो उसका जो दंडाकार तो अपन 1:8 के आसपास मानते हैं, तो उसके इफेक्ट तो अलग मिलेंगे। अब अपने को 1:4 का रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। तो जो लंबे भवन होते हैं, लंबे यदि बिल्डिंग बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, तो सामान्य रूप से तो अशुभ है, लेकिन बीच में उसमें चौक देना चाहिए ताकि सारे कमरों में वेंटिलेशन प्रॉपर आए। अच्छा, मतलब ओटीएस। हाँ, ओटीएस कह लो, ओपन टू स्काई कह लो, आंगन कह लो, कोर्टयार्ड कह लो, वो बनाते रहना चाहिए। तो ऐसे घरों में हो सकता है 2, 3, 4 कोर्टयार्ड हो। अच्छा। क्योंकि पुराने समय में जो कई घर बने हुए हैं, और बाद में फिर उन्होंने भाइयों में आपस में पार्टीशन हुआ, तो 10 बाय 100 के भी हमने घर देखे हैं। तो उसमें वो हर 2 कमरे के बाद एक ओपन टू स्काई जगह देते हैं। तो उससे फिर उसका दोष नहीं मिलेगा? हाँ, कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वेंटिलेशन सब कमरों में आने लगता है फिर। अच्छा, मतलब मेन प्रॉब्लम जो जहाँ पर थी वो शेप को लेके, हाँ, जो shape को, रेशो को ventilation लेके, को वो लेके। वेंटिलेशन की मेन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस कारण से उसके इफेक्ट अच्छे नहीं मिलते। हाँ। मैंने जनरली थोड़ा सा लॉस में देखा है कि बिल्कुल, व्यक्ति लॉस में थोड़ा सा रहता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम सुनने को मिलती हैं। जी। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया इन सब शेप्स को और सबको। अब है ना इसके नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा उसमें हम इसी चीज़ को आगे लेते हुए प्लॉट की जैसे रंग वगैरह है या उसको लेकर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जी, बिल्कुल। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू बहुत बहुत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।